So now we shall discuss about the image formation and the relation between UV and R with refractive index. तो उस पर डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन हम ये देंगे ना कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है, रियर साइड में। तो व्हेन ये कंडीशन है, when the object is in rear medium, ठीक है, ये कंडीशन है हमारी। नाउ पहले हम ये जो रिफ्रैक्शन है और इमेज फॉर्मेशन होगी उसमें हम ऑब्जेक्ट किधर रखेंगे? हाँ, पहले बाई कन्वेक्स लेंस, when real image is formed. चलिए कुछ चीजें हम आपको बताते जाएंगे, वो आप याद रखेंगे, भूलना भूलेगा नहीं। तो जी ये हमारा सरफेस हो गया। कौन सा सरफेस है ये? कनकेव बन गया, सॉरी हमें कन्वेक्स ले चलना है पहला कंडीशन। चलिए तो ये होगा हमारा कन्वेक्स सरफेस। कैसे पता चला? क्योंकि इधर हमारे पास क्या एयर है, ये μ1 है, और ये क्या है, यहाँ जो सरफेस है वो क्या है, μ2 है। और गिवन है पहले, क्योंकि गिवन क्या है, बाय कन्वेक्शन रियल इमेज इज फॉर्म एंड कंडीशन क्या है, अगर द ऑब्जेक्ट इज इन द रेयर मीडियम, तो ऑब्जेक्ट को किधर रखना है, इस साइड रेयर मीडियम में रखना है। तो ये जी आपका हो गया P पोल, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर चलिए हम रख लेते हैं, एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस हो गया जी आपका। अभी हमने आपको बताया कि इसका जाहिर सी बात है, अगर हम यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ करें, ये 90 डिग्री, अब जानते हैं नॉर्मल कहाँ मिलेगा, पहले ही बताया ये 90 डिग्री है, तो नॉर्मल कहाँ मिलता है, किस स्फेरिकल सरफेस पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। चलिए ये भी मिल गया, ये भी जब हम नीचे लिख लेते हैं क्लियर हो जाएगा। ये पॉइंट हो गया आपका P पोल। अब हमने यहाँ रखा आपका ऑब्जेक्ट, दिस पॉइंट O जो है इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। तो O, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, थोड़ा हम करने में आसानी होगी। O इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट in rear medium। चलिए हो गया जी। अब एक लाइट रे ऐसा इंसिडेंट हुआ इसके ऊपर, चलिए तो ये क्या होगा, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे को आप क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। और ये लाइट रे कहां से जा रही है, रेयर मीडियम है टू डेंसर मीडियम, तो जाहिर सी बात है ये नॉर्मल की तरफ क्या होगी, मुड़ जाएगी, मुड़ गई नॉर्मल की तरफ। तो ये एंगल क्या हो गया, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये हो गया R, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। R छोटा तो नहीं लग रहा है, जरा मैं देख लेता हूं, काफी छोटा दिख रहा है। तो आप ये समझो ना, ये जो एंगल है, दिस एंगल इज व्हाट, R। ये जो एंगल हमने बनाया, दिस एंगल इज R।
ये आपका नॉर्मल, और नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड रे है उसके साथ क्या एंगल बना है यहाँ पे आर। चलिए अब आगे चलते हैं। यहां से आप एक कंस्ट्रक्शन कर लो, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो, ये इसका नाम ले दो आप एम। तो कंस्ट्रक्शन यहां हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन हमने कहा ये पॉइंट का नाम ले दो आप एम, ये पॉइंट ड्रॉ एन परपेंडिकुलर टू, चलिए उसी ड्रॉ कर लिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जो एंगल्स है ना, ये एंगल आई हो गया, ये रिफ्रैक्शन का एंगल हो गया, और हमेशा हम क्या करते हैं ना, ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल बन रहा हो उसको हम अल्फा लेने की आदत डालेंगे, और इमेज के साथ देखो एक लाइट रे और ऐसे नॉर्मल जाएगी, लाइट रे नॉर्मल, ये इसी रिफ्रैक्शन में क्या होगा, सीधे जाएगी और ये जाके रिफ्रैक्टेड रे से मिल जाएगी। तो ये पॉइंट हमको क्या मिला, दिस इज द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ये ओ डैश क्या होगा, इमेज होगा ऑफ दिस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। नाउ तो यहाँ ये मिल गया हमारे पास, तो यहाँ लिखेंगे रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, कौन सा रिफ्रैक्टेड रे, एन ओ डैश, एन ओ डैश एंड रे ओ डैश कहां मिलना है, मीट एट ओ डैश टू फॉर्म इमेज ओ डैश। ये इमेज बन गया आपका ओ डैश, कौन सा इमेज बना, ओ डैश, इमेज बन गया हमारा। यहां से ये लाइट रे और ये लाइट रे दोनों जाती है, ओ डैश जो लाइट रे है और ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे है एन ओ डैश, ये दोनों ओ डैश पे मिल जाते हैं, हमारा इमेज बन जाएगा ओ डैश। तो हम एक ट्रिविया एज ए ट्रेडिशन है हमारा कि हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ एंगल अल्फा लेते हैं, इमेज के साथ एंगल हम क्या लेते हैं, ये इमेज के साथ हमें एंगल लेना है बीटा, इमेज के साथ हमें एंगल क्या लेना है बीटा। ये भी एक बार चेक कर लो, दिख रहा है कि नहीं, हाँ इमेज के साथ हमने क्या एंगल लिया है बीटा, और हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ जो एंगल बनेगा वो हम क्या लेंगे गामा, तो ये एंगल हो गया गामा। अब बाकी वही हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे और बेसिक असम्पशन जो है हमारा उसको देखेंगे। तो देखो रियल साइड में क्या है μ1 और रियल साइड में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है I, ये I, तो μ1 sin I, और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है μ2 और रिफ्रैक्शन क्या है R, तो sin R। बाय एजम्पशन हमने क्या माना था कि sin थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, ये हमने अज्यूम किया था ना शुरू में। तो हियर वी कैन राइट μ1 into I is equal to μ2 into R, ये हमने अज्यूम कर रखा था। चलिए अब सारा मामला इसके बाद से क्लियर हो गया हमारे पास। I is equal to, देखो बच्चों ये देखो I, ये I जो है ना ये एक्सटीरियर एंगल है किसका, इसको ध्यान से देखो, ये नॉर्मल ये ट्रायंगल देखो, ये है ना, ये C तक जो है ये C, ये ट्रायंगल, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का ये जो ट्रायंगल आपका बन रहा है ये और ये इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है ना I, तो I आप लिखोगे I इज इक्वल टू किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल का नाम आप लिखो ONC, इन ट्रायंगल ONC I इज इक्वल टू क्या होगा, पहला इक्वेशन, बेसिक इक्वेशन हमारा ये रहेगा, पहला इक्वेशन होगा इन ट्रायंगल ONC में I क्या एक्सटीरियर एंगल है, I
एंड दिस, इसमें ये गामा जो है एक्सटीरियर एंगल है और ये एंगल आपका कितना है r, ये एंगल कितना है बीटा। तो गामा इज इक्वल टू इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का नाम NCO डैश, NCO डैश, इन ट्रायंगल NCO डैश में हमें क्या मिलेगा, NCO डैश में हम क्या करेंगे, यहाँ पे गामा एक्सटीरियर एंगल है इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, बीटा प्लस, और ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना है r है, तो r हो जाएगा। और हमें जरूरत किसकी, r की, r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, गामा माइनस बीटा। तो ये वैल्यूज पुट इन फर्स्ट, तो फर्स्ट में जब हम लिखेंगे तो यहाँ μ1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, μ1 इज इक्वल टू i की जगह हम ये वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस गामा एंड दिस इज इक्वल टू नाउ अल्फा प्लस गामा, और उसके बाद μ2 sin r ग्रेटर इक्वल टू r है, तो r की वैल्यू कितनी है, गामा माइनस बीटा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी तरह की। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है, ये थोड़ा क्लियर दिख नहीं रहा है लेकिन आप याद रखिएगा ये एंगल जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये बीटा है। एक बार मैं फिर से बता दूं, अगर आप चाहो तो इसको बाहर लिख सकते हो, ये एंगल क्या है, बीटा है, और ये एंगल रिफ्लेक्शन का यही क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये मैं अंदर लिखने पे साफ नहीं दिख रहा है इसलिए बाहर लिख रहा हूं। तो ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, तो यहां आप लिख देखो, यहां आप लिख दोगे एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, इसका भी रीजन वही लिखोगे, एक्सटीरियर एंगल, ये चीज है जी। अब चलते हैं और आगे की तरफ, तो यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे की तरफ जब हम चलेंगे तो देखो बच्चों, या तो मैं बहुत ज्यादा एक्सपेंड करके आपको बताऊं या आप ऐसे ही समझो, ये समझ लो ना जो mn है, mn की वैल्यू हम क्या मान लें, x, mn की वैल्यू क्या मान लें, x। तो शुरुआत में हम यहां लिख लें कि लेट mn इज इक्वल टू x। अब देखो ये क्या है कि एंगल इज इक्वल टू क्या होगा, r अपॉन रेडियस, तो μ1 इज इक्वल टू, अगर हम यहां देखें अल्फा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो इस ट्रायंगल में अल्फा ये है ना, तो किस ट्रायंगल में, O N M, इन ट्रायंगल O N M, इन ट्रायंगल O N M अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r, r इज इक्वल टू mn, mn की वैल्यू क्या माना आपने, x, तो r अपॉन रेडियस। बार बार बताया ना कि राइट एंगल ट्रायंगल्स में अगर थीटा निकालना हो तो r क्या होगा, परपेंडिकुलर, और रेडियस किसके बराबर होता है, बेस के बराबर, तो ये r और ये रेडियस, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, अल्फा इज इक्वल टू nm की वैल्यू है x अपॉन mo अपॉन mo। इसी तरह गामा, गामा इस ट्रायंगल में देखो nm c में देखो तो गामा इज इक्वल टू क्या होगा, ये परपेंडिकुलर जो कि x है अपॉन रेडियस, r अपॉन रेडियस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, गामा tan थीटा से भी कह सकते हो। तो ये बेस कितना है, mc, तो ये कितना हो जाएगा, x अपॉन mc। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आप चलिए आगे चलते हैं, μ2, फिर आपके पास आ गया गामा, जाहिर सी बात है गामा अगर आता है, सॉरी गामा निकाल देंगे क्या, अच्छा चलो हमारे पास गामा तो तैयार है, गामा इज इक्वल टू फिर से वही चीज है, यानी x अपॉन mc होगा, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस बीटा है। अब बीटा देखिए कहां मौजूद है, बीटा यहां है, तो बीटा जब हम लेंगे तो कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, NMO डैश, तो जब भी बीटा लेंगे तो बीटा जो है वो किस ट्रायंगल का है, ये ट्रायंगल का, तो बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि ये है बीटा एंगल, ये, तो बीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, x अपॉन m o डैश, m
ठीक है। अब देखो x x कॉमन ले लो, x x कट जाएगा। और एक चीज और देखो, हमने शुरू में बताया था ना assumption, from assumption किसे कर्वेचर बहुत कम है, p और m बिल्कुल लाई करते हैं क्लोज, यानी जहां जहां m है जैसे mc है तो हम उसको pc लिख सकते हैं, लगभग बराबर होंगे। तो यहाँ m1 x से सब कैंसिल हो गया, x कॉमन ले लिया, x से x साइड कैंसिल हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं po, क्योंकि m इज वेरी क्लोज टू p, तो mo इज लगभग इक्वल टू po। इसी तरह 1 अपॉन pc है जी। इसी तरह mu2 ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन mc, mc की वैल्यू pc माइनस 1 अपॉन po डैश, यही सब तो होंगे। याद है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें आपने नोट कर ली होंगी, अगली बार डायग्राम थोड़ा थोड़ा बनाऊंगा ताकि दिक्कत ना हो। एक ही पैटर्न है, एक ही पैटर्न, अल्फा बीटा वाला का रिलेशन sin i और sin r के साथ, बाकी कहानी अभी आप लोग आप समझ जाएंगे खुद ही, अगली बार से आप 3-4 स्टेप में इसको कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब पीओ है क्या, आप ही बताएं, पीओ क्या है? पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी, क्या कहते हैं आप इसको? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और जाहिर सी बात है लाइट जा रही है, डिस्टेंस ले रहा है तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। हाँ जी, आगे की बात करते हैं। पीओ के बाद पीसी साहब कौन है? पीसी साहब पोल से कहां की डिस्टेंस ले रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर की। तो जाहिर सी बात है ये क्या है आपका? रेडियस ऑफ कर्वेचर है जी, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो पीसी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां आप क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। क्यों पॉजिटिव लेंगे? उसी साइड लाइट जा रही है, उसी साइड ऑफ डिस्टेंस ना पड़ा है। चलिए ये भी मामला समाप्त हो गया। अब आते हैं जी हम पीओ डैश के पास आते हैं। पीओ डैश कौन है? पी से जहां इमेज बन रहा है यानी इमेज डिस्टेंस है, वो पॉजिटिव लेंगे। अच्छा, अब ये वैल्यू इसमें रखते हैं आप सेकंड में, ये आपका सेकंड हो गया। फ्रॉम सेकंड क्या आपके पास आ गया? mu1 1 अपॉन po। po अभी हमने आपको बताया कि नेगेटिव लेना है तो माइनस यहीं पहले ले लीजिए, ये हो गया u है जी, प्लस pc आपको पॉजिटिव लेना है जी, तो ये ले लिया आपने। हाँ, अब mu2 आगे चलते हैं, 1 अपॉन pc यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो पॉजिटिव ही लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, ले लिया जी हमने। और po ये सब आपके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, पॉजिटिव ही लेना है, तो बिल्कुल जैसा बस ले लिया। अब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। हाँ, v वाले को इधर ले आइए, ये mu2 क्या है? माइनस mu2v इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? mu2 अपॉन v पॉजिटिव के साथ, ठीक है जी। और यहाँ क्या रह गया? माइनस mu1 u, ऐसे का ऐसे ही रहेगा। इधर क्या बचा जी? mu2 अपॉन r, ये बचा। और इधर से mu1 अपॉन r उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? mu1 अपॉन r। तो आपके पास क्या रिलेशन बन गया? कॉमन mu2 अपॉन v माइनस mu1 अपॉन u इज इक्वल टू mu2 माइनस mu1 अपॉन r। ये है आपका रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तब के लिए जब ऑब्जेक्ट आपका कहां रखा हुआ है? रेयर मीडियम में रखा हुआ है। यही फार्मूला आपका कंकेव में भी आएगा, अगर ऑब्जेक्ट रेयर में रखा हुआ होगा बिल्कुल ऐसे ही आएगा, बिल्कुल इसी तरीके से। उसे भी करके हम देख लेंगे, कोई बड़ी अलग की चीज नहीं है। तो अभी आपके समझ में आ गया? इसको याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है, और वो क्या है? डेजिग्नेशन ऑफ द रूपरेखा। mu2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, mu1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, v ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, r रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना? तो इसको याद रखने का बहुत ही आसान तरीका, आप ध्यान से देखो, इसको याद रखो, mu2 माइनस mu1 r। तो mu2 इमेज आपका किधर प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है? mu2 में ही ना, तो mu2 के साथ कौन होगा? इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट आपका कहां रखा हुआ है? आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? रेयर मीडियम mu1 में, तो mu1 के साथ कौन आएगा? u आएगा। तो जैसे ये चीज याद आ गया, mu2 अपॉन v, mu1 अपॉन u, इसी सीक्वेंस में mu2 माइनस 1 बचा क्या? r, फार्मूला याद हो जाएगा।
रिलेशन में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हम देखेंगे, बिल्कुल इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। अगली बार सेम कंडीशन है, इस बार हम हमारा इमेज जो है ना, हम मान लीजिए वर्चुअल इमेज बनाना चाहते हैं, तब कैसे होगा मामला उसको देख लेते हैं। कुछ बदलने वाला नहीं है, राधे, है ना। इस बार क्योंकि हमने बताया था ना आपको शुरू में ही कि कन्वेक्स सरफेसेस से रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों बनते हैं, इसलिए सावधान रहिएगा। बड़ा इमेज बनना है इस बार, कंफ्यूजन ना हो आपको इस वजह से। तो ये हो गया जी साहब आपका सरफेस, ये आपका पोल हो गया है, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां आपने ऑब्जेक्ट रख लिया जी। देखिए जब भी अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा तो होगा क्या कि आपका ऑब्जेक्ट जो होगा ना वो बहुत नजदीक रखा होगा, पोल के बहुत नजदीक रखा होगा। यहाँ पे ये आपका पोल के पास बिल्कुल ऑब्जेक्ट रहेगा। यही ध्यान रखना है कि कन्वेक्स लेंस में जब वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा हो, वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा हो, तो हम ऑब्जेक्ट को क्या रखेंगे, पोल के बिल्कुल नजदीक रखेंगे, है जी, यही तरीका है। तो आप तो जानते भी हैं कि भाई नॉर्मल जो है आपका, इस पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ कर दें तो नॉर्मल कहां से गुजरेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो इसीलिए इसका नाम देखिए 90 डिग्री लग रहा है, तो नॉर्मल से गुजर गया। हाँ जी, अच्छा जी। अब आगे आपने क्या किया, ये लीजिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब ये रिफ्रैक्शन जो होगा ना, ये बहुत ज्यादा नहीं हो पा रहा है ना। हुआ तो आर जो है इससे कम तो है, यानी बेंड हुआ, लेकिन इतना बेंड नहीं हुआ है कि आगे आगे कहीं गिर सके, क्योंकि आगे आगे कहीं भी आगे नहीं, ये इस वाले लाइट रे से कहीं मिलेगी नहीं, इसलिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको इमेज फॉर्म नहीं मिलेगा, फॉर्म नहीं हो पाएगा। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जब हम एक्सटेंड करेंगे तो देखो यहां आके इससे मिल रहा है o डैश, तो o डैश विल बी द वर्चुअल इमेज। तो बाकी की कहानी वही है, हमको मालूम है ऑब्जेक्ट के साथ अल्फा एंगल लेना है, इसके साथ बीटा लेना है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ गामा लेना है, ये चीजें हमको मालूम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है जी। अच्छा चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो आगे की तरफ जब हम चलेंगे तो ये चीज आप ये नॉर्मल ना, अच्छा ये थोड़ा मुड़ा था ना, ये नॉर्मल था। हाँ ये थोड़ा मुड़ा तो, लेकिन आगे जा नहीं पाएगा। ये लाइट आपकी ऐसे गई, ऐसे मुड़ी, ठीक है, लेकिन आगे कहीं मुड़ जाके इसे जुड़ नहीं पा रही है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, और जब एक्सटेंड कर रहे हैं तो और क्लियर बना लेते हैं। जब एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये आगे यहाँ कहीं मिल गई है। ये जो है ये दिस इज o डैश इज द इमेज, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, अभी यहाँ एक नॉर्मल अगर हम ड्रॉ करें तो कंस्ट्रक्शन वही है, लेट m इज इक्वल टू x, कंस्ट्रक्शन हम वही लिखेंगे जो पहले लिख चुके हैं, ड्रॉ परपेंडिकुलर टू, यहाँ से ये n मान लेते हैं, ये n m मान लेते हैं, तो कंस्ट्रक्शन वही लिखेंगे जो पहले लिख चुके हैं, उसको हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। आगे आप बस ये लिखोगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा, इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू, वेरी क्लोज टू पोल, सो लाइट रेज forms virtual image।
इमेज मीटिंग कहाँ मीट कर रहे हैं, मीटिंग एट ओ डैश ऑन एक्सटेंडिंग इंसिडेंट रे बैकवर्ड तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू पोल, सो लाइट रे फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज मीटिंग एट ओ डैश ऑन एक्सटेंडिंग द इंसिडेंट रे। जो इंसिडेंट रे थी उसको बैकवर्ड करते हुए इंसिडेंट रे नहीं रिफ्रैक्टेड रे को बैकवर्ड करें ना, रिफ्रैक्टेड रे बैकवर्ड। तो जब रिफ्रैक्टेड रे को बैकवर्ड एक्सटेंड कर रहे हैं तो कोडाइस पे ये मिल रही है। अच्छा चलिए अब आगे चलते हैं। आगे काम वही है कि आप अप्लाई करोगे तो यहाँ क्या लिखोगे, μ1 इनटू sin i, क्योंकि इसी में आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे है ना, ये आपका नॉर्मल था, नॉर्मल के साथ ये लाइट गई, ये एंगल क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू μ2 इनटू इसके साथ क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन sin r which is nearly equal to what, μ1 इनटू, हाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं i और इसको ले सकते हैं μ2 sin r की जगह r। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं, पहला ट्रायंगल का चुनाव करते हैं हम। वही ट्रायंगल पहले हम ओ एन सी, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ओ एन सी। यहाँ देखना बच्चों, ये ओ एन सी, ये और ओ एन सी में एंगल आई क्या है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस। तो आई यहाँ भी आई इज इक्वल टू, तुमको क्या मिलेगा, अल्फा प्लस गामा ही मिलेगा। आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा ही मिलेगा ओ एन सी में। तो इस ट्रायंगल में आई क्या है, एक्सटीरियर एंगल, वही चीज मिलेगा। अब एनसीओ में देखो, एन सी ओ, ये एनसीओ में ये देखो, ये ट्रायंगल ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है ना। इस बड़े वाले ट्रायंगल में ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। देखो अगर ये सब छुपा दो और मान लो यही ट्रायंगल आप देखो, ये ट्रायंगल जो बन रहा है इसमें ये एक्सटीरियर एंगल है, किसका, इसका और इसका, यानी r इज इक्वल टू, यहाँ क्या होगा, r इज इक्वल टू, इस कंडीशन में देखो यही चीज हमें याद रखना है कि यहाँ r इज इक्वल टू क्या होगा, बीटा प्लस गामा होगा। तो यहाँ एनसीओ में r क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, तो यहाँ r क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, किसके बराबर हो जाएगा, बीटा प्लस गामा, r इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा, तो हमको यही मिलेगा। अच्छा पुट इन फर्स्ट, तो μ1 के साथ i इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा माना होगा, ठीक है, और μ2 के साथ यहाँ ये चीज क्या होगा, प्लस होगा। चलिए है जी, और कोई दिक्कत नहीं है। देखो अल्फा वही चीज, अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, यानी mn अपॉन om, mn को x माना हुआ है, a कितना हो जाएगा, x अपॉन mo, अल्फा की वैल्यू गामा की पे आते हैं, तो ये कितना है, x अपॉन mc, तो ये भी हो जाएगा x अपॉन mc। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब μ2 पे आते हैं, यहाँ ये बीच में प्लस कर दो, तो देखो गामा देखो ये वही चीज आएगा, ये कितना हो जाएगा mc, और ये तो x माना ही है, mn इज इक्वल टू x है, तो x अपॉन mc। और यहाँ बीटा की बात करते हैं, तो बीटा इज इक्वल टू जब करोगे तो कौन सा ट्रायंगल लोगे, ये वाला ट्रायंगल लोगे, तो ये परपेंडिकुलर यानी x और om, o डैश n, वही चीजें मिल गई आपको फिर से। अब बाकी आपको ट्रांसपोज करना है और वैल्यूज लेनी है। सिंस m हमने बताया कर्वेचर बहुत छोटा है, तो m और p क्या है, m और p आर लाइंग वेरी क्लोज टू ईच
वेरी क्लोज, क्लोज, ठीक है। तो इसलिए यहां हमने इस चीज को आगे अप्लाई किया हुआ, ये पॉइंट आपको यहां लिख देना चाहिए तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब आगे वैल्यूज को रखना शुरू करते हैं। तो वैल्यूज को जब आप रखना शुरू करेंगे तो आप देखो इसको आप मिटा देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां से क्लियर दिख रहा था। हाँ, तो इसको हम यहां से मिटा देते हैं, आगे चलते हैं। अब साइन ऑफ कन्वेंशन सीधे रखना है और फिर वापस आ जाना है। चलिए, हाँ जी, अब साइन ऑफ कन्वेंशन रखना शुरू करते हैं। तो आप देखो पीओ, पीओ का मतलब पीओ नहीं, तो आप समझ रहे हैं पीओ, है ना। तो पीओ ये जो है क्लोज लेवल के ऑब्जेक्ट, ये क्या है, पीओ जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा नेगेटिव देते हैं। अच्छा जी, पीओ डैश क्या है, इमेज डिस्टेंस, लेकिन इस बार इधर वर्चुअल बन रहा है ना जी, वर्चुअल बन रहा है तो माइनस भी लेंगे इस बार, है जी। इसके बाद पीसी की बात कर लेते हैं। तो जब पीसी की बात करेंगे तो पीसी इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, चलिए बताइए। पीसी आर, आप हमेशा याद रखिएगा मैक्स का हमेशा पॉजिटिव होता है, रेडियस आपका वैसे। अब ये वैल्यूज हम रखेंगे तो फ्रॉम सेकंड म्यू1 ये हो गया आपके पास 1 अपॉन पीओ की जगह माइनस साइन ले लीजिएगा, माइनस यू प्लस 1 अपॉन पीसी की वैल्यू रखोगे तो 1 बाई आर हो जाएगा, है जी। इसके बाद आगे आप चलोगे तो ये हो जाएगा म्यू2 पीसी, फिर मैंने कहा तो ये 1 बाई आर हो जाएगा, है जी। एक्स एक्सिस पहले कर चुका था। आगे फिर 1 बाई पीओ डैश। तो पीओ डैश की बात जो हो रही है, आप देखो इस बार पीओ डैश क्या है, नेगेटिव में है, तो माइनस ये और माइनस बी क्या हो जाएगा, प्लस बी, तो ये हो जाएगा बी, क्योंकि माइनस और पीओ डैश माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब बाकी का काम आप करना शुरू कर दीजिए। चलिए, अच्छा इधर आपका म्यू2r है तो म्यू2r इधर रहने दीजिए, है जी, म्यू2r इधर रहने दीजिए। अच्छा, इधर से आप म्यू1r उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, म्यू1r रहने दीजिए। चलिए जी, अब यहाँ पे अब देखिए आपके पास ये क्या है, म्यू2v है, म्यू2v है, और इसको ले आइए आप इस साइड। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या आपने, इस बार हमारा इमेज डिस्टेंस नेगेटिव था तो ये नेगेटिव, अच्छा ये बीच में पॉजिटिव था ना, सॉरी ये पॉजिटिव था ना, तो पॉजिटिव और ये पॉजिटिव ये रहेगा ना, इस वजह से गड़बड़ हो गई। तो यहाँ माइनस बी रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस बी आएगा। अच्छा, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये म्यू2v को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस म्यू2v हो जाएगा, माइनस है तो। अच्छा, ये म्यू1 माइनस के साथ ये हो जाएगा म्यू1 बिल्कुल वही फार्मूला है। फिर आ गया हमारे पास म्यू2 अपॉन v माइनस म्यू1 अपॉन u इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन r। फिर वही पहुंचे वर्चुअल लिमिट जब बन रहा हो, कभी ऐसे पूछ देता है कि फाइंड derive the relation between uv and r when the refraction is taking place from rear medium to brain surface through any convex length convex surface and the image form is virtual। तो हमको बस यही ध्यान रखना है, अगर वर्चुअल बनाना है तो हमको ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा, पोल के बिल्कुल पास रखना पड़ेगा, है ना, पोल के बिल्कुल पास रखना पड़ेगा तो वर्चुअल इमेज बनेगा। लेकिन आपका अल्टीमेटली जो फॉर्मूला आएगा वही आएगा, क्या आएगा, म्यू2 अपॉन v माइनस म्यू1 अपॉन u इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन r, वही चीजें आएंगी। साइन ऑफ कन्वेंशन और ये सारी चीजें आप याद रखोगे तो आपके कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको हमेशा रट लेना है कि अल्फा एंगल में इसके साथ
नेक्स्ट लेक्चर में हम कन्वेक्स लेंस कंकेव लेंस के थ्रू इमेज फॉर्म करेंगे और देखेंगे, क्योंकि ये लेक्चर काफी बड़ा हो गया है तो भी हम देखेंगे कि हमारा जो अल्टीमेट रिजल्ट आएगा वो वही आएगा, यही आएगा। ऑब्जेक्ट अगर रियल मीडियम में रखा हुआ और रिफ्रैक्शन टेंसर मीडियम की तरफ हो रहा है तो फॉर्मूला हमेशा यही आएगा, ठीक है, चाहे वो सरफेस कंकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।